हेलो दोस्तों, यथार्थ हिंदी एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के आधुनिक काव्य से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि हिंदी टीजीटी पीजीटी नेट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। पहला प्रश्न है, गुप्त जी की किस रचना पर अंग्रेजों ने प्रतिबंध लगा दिया था? आपको गुप्त जी की वह रचना बतानी है जिस पर कि अंग्रेजों ने प्रतिबंध लगा दिया था। ऑप्शन है पंचवटी, साकेत, भारत भारती और द्वापर। तो जिसमें प्रतिबंध लगा दिया था उस रचना का नाम बताना है। ये सारी रचनाएं ही मैथिली शरण गुप्त जी की हैं। गुप्त जी से अभिप्राय है मैथिली शरण गुप्त। तो मैथिली शरण गुप्त जी की सारी रचनाएं हैं और जिस पर अंग्रेजों ने प्रतिबंध लगा दिया था उसके लिए राइट आंसर ऑप्शन सी है, भारत भारती। भारत भारती रचना पर अंग्रेजों ने प्रतिबंध लगा दिया था। अगला प्रश्न है, गुप्त जी ने अपनी किस रचना में किसानों की दीनहीन दशा का वर्णन किया है? गुप्त जी ने अपनी किस रचना में किसानों की दीनहीन दशा का वर्णन किया है बताना है। द्वापर, किसान, पंचवटी या इनमें से कोई नहीं। इनमें से किस रचना पर किसानों की दीनहीन दशा का वर्णन है? जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है किसानों के बारे में बात हो रही है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, किसान रचना पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक कवि द्विवेदी युगी नहीं है? उस कवि का नाम बताना है जो द्विवेदी युग से संबंध नहीं रखता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद हरिऔध या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसके लिए राइट आंसर बताना है और इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये भारतेंदु युग के कवि हैं, प्रतिनिधि कवि हैं और जो बाकी इसके अतिरिक्त हैं ये द्विवेदी युग से संबंधित हैं। हरिऔध जी द्विवेदी युग के कवि हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और जयशंकर प्रसाद यद्यपि ये छायावादी कवि हैं, ठीक है, मुख्य रूप से ये छायावादी कवि ही माने जाते हैं, परंतु इनकी कुछ रचनाएं ऐसी हैं जो स्टार्टिंग की इनकी रचनाएं हैं वह द्विवेदी युग में भी पड़ती हैं, इसलिए इनको द्विवेदी युग के अंतर्गत भी रखा गया है। अगला प्रश्न है, परमात्मा की छाया आत्मा में, आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने लगती है तभी छायावाद की सृष्टि होती है। छायावाद की यह परिभाषा किसने दी है? परिभाषा है कि जब परमात्मा की छाया आत्मा में, आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने लगती है तो छायावाद की सृष्टि होती है। यह परिभाषा किस विद्वान ने दी है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा, डॉक्टर नगेंद्र, महादेवी वर्मा और आचार्य रामचंद्र शुक्ल। राइट आंसर बताना है। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन ए है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। जो यह कथन है यह रामकुमार वर्मा के द्वारा दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको कुछ कथन दिए गए हैं और इनके बारे में बताना है कि ये सही है या फिर गलत। पहला कथन है, प्रसाद जी ने कामायनी में बुद्धिवाद का विरोध किया है। कामायनी में हृदय व बुद्धि के संतुलन की चर्चा की गई है। उपरोक्त में कौन सा सही है? तो राइट आंसर बताना है और इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन सी है, पहला और दूसरा दोनों ही सही हैं। उसमें कामायनी में प्रसाद जी ने बुद्धिवाद का विरोध किया है और हृदय और बुद्धि के संतुलन पर भी चर्चा की है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। छायावाद पर गांधी जी का प्रभाव परिलक्षित होता है। छायावाद में स्वाधीनता की चेतना पर भी बल है। आपको इसका राइट आंसर बताना है। राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है, पुष्प की अभिलाषा किस कवि की रचना है? जो रचना है पुष्प की अभिलाषा, यह किस कवि की रचना है? ऑप्शन है माखनलाल चतुर्वेदी, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर और निराला। राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन सी है, राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन ए है, माखनलाल चतुर्वेदी। पुष्प की अभिलाषा जो है वो माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। आपको सही सुमेल करना है। एक और रचनाएं, दूसरी ओर उनके रचनाकार हैं। लहर जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध रचना है। अपरा यह निराला की प्रसिद्ध रचना है। पल्लव पंत जी की रचना है और दीपशिखा महादेवी वर्मा की प्रसिद्ध रचना है। अगला प्रश्न है, कर्मवीर पत्रिका का संपादन कार्य किसने किया? जो कर्मवीर पत्रिका है इसका संपादन कार्य बताना है किसने किया? जयशंकर प्रसाद ने, निराला ने, सुमित्रानंद पंत ने या फिर माखनलाल चतुर्वेदी ने। राइट आंसर बताना है इसके लिए और राइट आंसर ऑप्शन डी है, माखनलाल चतुर्वेदी जी ने किया था इसका संपादन कार्य। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। रचना है, रचनाकार हैं झांसी की रानी, मानसी, वीणा और नीरजा। नीरजा महादेवी वर्मा की रचना है। वीणा पंत जी की रचना है।
मानसी रामनरेश त्रिपाठी जी की रचना है, झांसी की रानी सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का तीसरा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए रचना और रचनाकार हैं। रेणुका, त्रिधारा, रश्मि रेखा और हिम किरीटनी। हिम किरीटनी माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। रश्मि, उसके बाद रेणुका रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। त्रिधारा सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। रश्मि रेखा बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? जो सही सुमेलित नहीं है वह बताना है और आंसर किसमें है, नहीं में आपको देना है, तो इस बात को ध्यान में रखना है। ऑप्शन है झरना जयशंकर प्रसाद की रचना है, सही है। ग्रंथि पंत जी की रचना है, यह भी सही है। प्रताप पत्रिका का संपादन कार्य चतुर्वेदी जी ने किया, यह भी सही है। जागो फिर एक बार, यह कविता दिनकर जी की है, यह गलत है, क्योंकि जो जागो फिर एक बार यह कविता है, यह दिनकर जी की नहीं, यह कविता है निराला जी की। ठीक है, यह कविता किसकी है, निराला जी की। और प्रताप पत्रिका का संपादन कार्य माखनलाल चतुर्वेदी जी ने किया, यह सही है। यद्यपि गणेश शंकर विद्यार्थी भी इससे संबंधित है, गणेश शंकर विद्यार्थी ने ही इसका प्रारंभ किया है सर्वप्रथम, ये इसके संपादक, प्रसिद्ध संपादक रहे हैं, परंतु समय समय पर पत्रिकाओं के संपादक बदलते रहे, तो प्रताप पत्रिका का संपादन कार्य माखनलाल चतुर्वेदी जी ने भी किया है। ग्रंथि पंत जी की रचना है, सही है। झरना जयशंकर प्रसाद की रचना है, यह भी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, छायावाद की एक प्रवृत्ति रहस्यवाद है। छायावाद में सुख और आनंद की अभिव्यक्ति हुई है। कथनों में कौन सा सही है आपको बताना है। तो इसके लिए जो राइट आंसर होता है वह है ऑप्शन ए, केवल एक। ऑप्शन ए केवल एक इसका राइट आंसर है, यानी कि केवल छायावाद। इसका राइट आंसर केवल पहला होता है कि छायावाद की एक प्रवृत्ति रहस्यवाद है। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद कृत कामायनी के पात्र के संबंध में कौन सा कथन सही है। जयशंकर प्रसाद ने जो कामायनी की रचना की और उसके जो विभिन्न पात्र हैं उनके संबंध में जो कथन सही है वह आपको बताना है। पहला है, श्रद्धा एवं ईड़ा क्रमशः मन एवं हृदय के प्रतीक हैं। दूसरा है, श्रद्धा एवं ईड़ा दोनों में संतुलन बनाकर ही आनंद की प्राप्ति की जा सकती है। ऑप्शन दिए गए हैं और आपको राइट आंसर बताना है। तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन सी है, पहला और दूसरा दोनों ही सही हैं। जो इसमें श्रद्धा है वह मन का प्रतीक है और जो ईड़ा है वह हृदय का प्रतीक है। और अगर आप श्रद्धा और ईड़ा में दोनों में संतुलन बनाकर ही आनंद की प्राप्ति की जा सकती है, तो ऑप्शन सी इसके लिए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रकृति का सुकुमार कवि निम्नलिखित में से किसे कहते हैं। प्रकृति का सुकुमार कवि इनमें से किसे कहा जाता है। ऑप्शन है पंत, निराला, प्रसाद या दिनकर। प्रकृति के सुकुमार कवि के बारे में पूछा गया है और इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन ए है, पंत। पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। अगला प्रश्न है, रचना पल्लव की रचनाकार का नाम बताइए। जो पल्लव रचना है वह किसकी रचना है आपको बताना है। अभी हमने मिलान वाले क्वेश्चन में ये पढ़ा था। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन बी है, सुमित्रानंदन पंत। पल्लव यह सुमित्रानंदन पंत जी की प्रसिद्ध रचना है। अगला प्रश्न है, मौन निमंत्रण कविता किस कवि की है। आपको बताना है जो मौन निमंत्रण कविता है वह इनमें से किसकी है। ऑप्शन है पंत, दिनकर, जयशंकर प्रसाद या इनमें से कोई नहीं। और राइट आंसर ऑप्शन ए है, मौन निमंत्रण कविता किसकी है, पंत की। एक कविता है निशा निमंत्रण, एक कविता है निशा निमंत्रण। तो क्योंकि क्वेश्चन जो है मिलते जुलते हैं, निशा निमंत्रण और मौन निमंत्रण केवल आगे के शब्द का ही इसमें अंतर है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मौन निमंत्रण पंत जी की रचना और जो निशा निमंत्रण है वह हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। ठीक है, ये किसकी रचना है, हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है निशा निमंत्रण। अगला प्रश्न है, पंत जी की निम्नलिखित रचनाओं का कालक्रम निर्धारित कीजिए। कालक्रम के अनुसार यह रचनाएं लगानी है। तो इसके लिए हम सीधे राइट आंसर देख लेंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, पहले वीणा आती है, फिर पल्लव, गुंजन और उसके बाद लोकायतन।
अगला प्रश्न है 1935 से 45 ईस्वी तक की रचनाएं किस युग की रचनाएं हैं? जो वर्ष 1935 से 45 तक की रचनाएं रही वह किस युग से संबंधित रही? छायावादी युग, द्विवेदी युग, प्रगतिवादी युग या भारतेंदु युग? तो इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रगतिवादी युग। यह रचनाएं प्रगतिवादी युग से संबंधित रही 1935 से 1945 की। अगला प्रश्न है युगवाणी पंत की किस युग की रचना है? जो युगवाणी है रचना, यह पंत के किस युग से संबंधित रचना है? क्योंकि पंत जी छायावादी युगीन कवि हैं, इनकी कुछ रचनाएं छायावाद में और कुछ रचनाएं दूसरे काल में भी पड़ती हैं। अभी जो इन्होंने रचना युगवाणी करी थी यह किस काल में पड़ती है आपको बताना है। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन बी है, प्रगतिवाद। जो युगवाणी रचना है यह प्रगतिवाद से संबंधित है। अगला प्रश्न है पंत जी की कौन सी रचना नव मानवतावादी युग की रचना है? पंत जी की जो रचनाएं हैं उनमें से नव मानवतावादी युग से संबंधित रचना का नाम आपको बताना है। ऑप्शन है लोकायतन, युगवाणी, स्वर्णधूलि और इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन ए है लोकायतन। जो लोकायतन है पंत जी की रचना, यह नव मानवतावादी युग से संबंधित रचना है। आगे प्रश्न देखते हैं रेणुका किस लेखक की रचना है? रचना है रेणुका और किस लेखक की है यह बताना है। ऑप्शन है दिनकर, पंत, जयशंकर प्रसाद और इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन ए है दिनकर। रेणुका रचना दिनकर जी की रचना है। आगे प्रश्न है कुकुरमुत्ता किस कवि की रचना है? जो कुकुरमुत्ता रचना है उसके लेखक का नाम बताना है। ऑप्शन है निराला, दिनकर, पंत या फिर प्रसाद। और इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन ए है निराला। कुकुरमुत्ता रचना जो है वह निराला जी की रचना है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फिर आपको कथन दे दिए गए हैं और आपको बताना है कि इसमें से सही कथन कौन सा है। पहला है कि निराला की तोड़ती पत्थर कविता प्रगतिवादी चेतना से युक्त कविता है। उपरोक्त कविता में कवि ने मजदूरों की दशा का चित्रण किया है। कौन सा कथन सही है आपको बताना है और इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन सी होता है। इसमें दोनों ही कथन सही हैं। तोड़ती पत्थर जो है वो प्रगतिवादी चेतना की कविता है, चेतना से युक्त कविता है और इसमें इन्होंने मजदूरों की दशा का वर्णन किया है। अगला प्रश्न है महादेवी वर्मा की निम्नलिखित रचनाओं का कालक्रम निर्धारित कीजिए। महादेवी वर्मा की इन रचनाओं का कालक्रम निर्धारित करना है और यह प्रश्न पहले पूछा भी जा चुका है। तो इसमें सीधे से हम आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। पहले रचना रश्मि आती है, साध्य गीत आती है, दीपशिखा और उसके बाद सप्तपर्णा आती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है छायावादी काव्य प्रेम, प्रकृति एवं नारी सौंदर्य का काव्य है। छायावादी काव्य की एक प्रमुख विशेषता उसकी रहस्यवादी भावना है। राइट आंसर बताना है। राइट आंसर ऑप्शन सी है। दोनों ही सही हैं कि छायावादी काव्य प्रेम, प्रकृति एवं नारी सौंदर्य का काव्य भी है और इसमें रहस्यवादी भावना भी मिलती है। अगला प्रश्न है कि निराला की किस कृति में उनके व्यक्तिगत जीवन का सत्य मुखरित होता है? निराला की कविता है जिसमें कि उनके व्यक्तिगत जीवन यानी कि उनके स्वयं के जीवन की सत्य मुखरित होता है, उसकी सत्यता हमको देखने को मिलती है। ऑप्शन है परिमल, गीतिका, सरोज स्मृति और इनमें से कोई नहीं। इसके लिए राइट आंसर होता है ऑप्शन सी, सरोज स्मृति। जो सरोज स्मृति रचना है यह इन्होंने अपनी पुत्री की याद में लिखी थी, जिसका कि बहुत कम उम्र में निधन हो गया था। ठीक है, जो सरोज स्मृति है ये इन्होंने किसकी स्मृति में लिखी है? अपनी पुत्री की स्मृति में लिखी है, जिसका कि बहुत कम उम्र में निधन हो गया था। तो यह उनके व्यक्तिगत जीवन से संबंधित रचना है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? जो रचनाएं हैं इनमें से एक है जो कि गलत है। युग की गंगा केदारनाथ की रचना है, धरती त्रिलोचन की है, युगधारा नागार्जुन शिवमंगल और वीणा जो है शिवमंगल सिंह सुमन की रचना है। जो गलत है वह आपको बताना है। राइट आंसर ऑप्शन डी है, क्योंकि जो वीणा रचना है यह किसकी है? पंत जी की रचना है। और इसके अतिरिक्त युग की गंगा केदारनाथ की रचना है, धरती त्रिलोचन की रचना है, युगधारा नागार्जुन की रचना है। अगला प्रश्न है
रामधारी सिंह दिनकर की कौन सी रचना को ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया? दिनकर जी को जो रचनाएं की उनमें से एक रचना ऐसी है जिस पर कि उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। उस रचना का आपको नाम बताना है कि वह कौन सी रचना थी। ऑप्शन है उर्वशी, रेणुका, हुंकार और रसवंती। तो इसके लिए जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है, उर्वशी। इसके लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर की कौन सी रचना को ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया? ये क्वेश्चन हमने देख लिया। इसके आगे का प्रश्न है, तार सप्तक में कौन सा एक कवि शामिल नहीं है? तो आपसे तार सप्तक की बात पूछी गई है। जैसे कि 4 सप्तक का प्रकाशन हुआ था। पहला था तार सप्तक, दूसरा था द्वितीय तार सप्तक, तृतीय तार सप्तक और चतुर्थ तार सप्तक। जो सबसे पहला तार सप्तक रहा उसको केवल तार सप्तक ही कहा जाता है, उसे प्रथम तार सप्तक नहीं कहा जाता, तार सप्तक कहा जाता है। तो आपको बताना है इसमें कौन से कवि थे जो कि शामिल नहीं थे। मुक्तिबोध, धर्मवीर भारती, प्रभाकर माचवे या नेमीचंद्र जैन। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन बी है, धर्मवीर भारती इसमें संबंधित नहीं थे। अगला प्रश्न है, तृतीय तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ? तृतीय तार सप्तक के प्रकाशन वर्ष के बारे में आपको बताना है। 1958, 1959, 1960 या 1961। राइट आंसर होता है ऑप्शन बी, 1959 ईस्वी में तृतीय तार सप्तक का प्रकाशन हुआ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिए गए हैं, आपको राइट और रॉन्ग बताना है इसमें। कामायनी में कुल 13 सर्ग हैं। कामायनी में 3 मुख्य पात्र मनु, श्रद्धा व इड़ा क्रमशः मन, हृदय व बुद्धि के प्रतीक हैं। तो आपको बताना है इसमें राइट आंसर कौन सा है। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन बी है, केवल दूसरा इसमें सही है। कामायनी में 13 सर्ग नहीं है, कामायनी में 15 सर्ग हैं। इसके अतिरिक्त मनु, श्रद्धा व इड़ा के बारे में पूछा है। मनु इसमें मन का, श्रद्धा हृदय का और इड़ा बुद्धि का प्रतीक है, यह सही है। आगे है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजनीति के क्षेत्र में मार्क्सवाद, साहित्य के क्षेत्र में प्रगतिवाद है। प्रगतिवाद का समय 1936 से 43 ईस्वी तक माना जाता है। इसमें राइट आंसर बताना है कि कौन सा सही है। इसके लिए ऑप्शन सी सही है, दोनों ही सही हैं, क्योंकि जो राजनीति के क्षेत्र में मार्क्सवाद है वह साहित्य के क्षेत्र में क्या है, प्रगतिवाद। जो प्रगतिवाद है वो मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित है, इसलिए आपसे यह तर्क दिया गया है। अगला है कि प्रगतिवाद का समय 1936 से 43 है, यह सही है। तो इस प्रकार दोनों ही कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, कामायनी का रचनाकाल क्या है? आपको कामायनी के रचनाकाल के बारे में बताना है कि जो कामायनी का रचनाकाल है वह क्या रहा। ऑप्शन में है 1934, 1935, 1936 या 1942। तो राइट आंसर बताना है और इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है, 1935। कामायनी का रचनाकाल 1935 रहा। ये जयशंकर प्रसाद की रचना है और प्रसिद्ध रचना है जिसमें कि 15 सर्ग हैं। इसी के साथ हमारी ये क्लास यहीं पर एंड होती है। तो मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक अपनी तैयारी को जारी रखिए, पढ़ते रहिए। सफलता अवश्य ही एक दिन आपको मिलेगी। धन्यवाद।